हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट को लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। जिसने भी इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। और हाँ, आज मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी तो आपको फिर इसको देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का गे घे, 5 का कै और खे को करने वाले हैं। तो चौथे का गे और घे तो 3-3 नंबर के हैं, और जबकि पांचवे का कै और खे 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्या पता इन चारों क्वेश्चन में से ही आपके सेट में कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपको रखा मिले, क्योंकि अनसोल्ड पेपर सॉल्व ही इसीलिए कराया जाता है क्योंकि प्रीवियस या रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और जहाँ भी आपको समझ ना आए तो इसे एक बार और देख लेना, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का गैप पूछा गया था कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। तो आपको इसमें आयनिक समीकरण H2S के लिए देनी है, Fe के लिए देनी है और आयन के लिए देनी है। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को देखेंगे। तो बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। और ये जो विधि है तो ये 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में हमारा बनता है पोटेशियम मैग्नेट, जिसका सूत्र होता है K2MnO4, और दूसरे स्टेप में K2MnO4 से KMnO4 बनाया जाता है। तो आइए इसके पहले स्टेप को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 को वायु की उपस्थिति में, तो इधर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में KOH के साथ गर्म करते हैं। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 बनता है। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे हम। तो MnO2 लिखो पहले कि MnO2 की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ, और तीसरा KOH आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन के साथ करानी है, और दूसरा KOH के साथ अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है K2MnO4। क्या मिलता है? K2MnO4 मिलता है, और साथ में हमें यहाँ H2O भी मिलता है, जल भी। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हो तो गई है। अब इसे संतुलित कैसे किया जाए? तो आपको यहाँ एक पोटेशियम दिख रहा है और यहाँ कितने हैं? 2 पोटेशियम है। अगर हम इधर 2 लगा दें, ठीक है, तो अब K तो हो गए 2, ओके, और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए, 2 ये, 2 ये, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? तो 2 और 2 4, तो ये रहे, और 2 ऑक्सीजन और हैं। और जबकि हमारे पास यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को कर दो 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? अब यहाँ हाइड्रोजन हो चुके हैं 4। तो इधर भी आपको 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, तो ये 2 काम नहीं आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब जब इतना हो गया, अब आपको इधर K कितना दिख रहा है? 4। इधर कितना है? 2। तो कर देंगे 2 दूनी 4। और अगर बात करें Mn की, इधर है 1, इधर Mn कितने हो गए? 2। तो अब आप इसे देखोगे तो ये अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। ठीक है, और इसका नाम है पोटेशियम। आपको इसके नीचे इसका नाम जरूर लिखना है, पोटेशियम मैग्नेट। क्या नाम है? पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब इसके अगले स्टेप में कैसे करोगे कि जो हमें पोटेशियम मैग्नेट मिला है, अगर इसका रासायनिक ऑक्सीकरण करा दें, क्या करा दें? इसका रासायनिक ऑक्सीकरण करा दें, तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है। और अगर बात करें रासायनिक ऑक्सीकरण की, तो इसका मतलब उसकी क्रिया किससे करानी है? Cl2 से, मतलब क्लोरीन से क्रिया करा दे। ठीक है, किसकी करानी है क्लोरीन से क्रिया? तो जो हमें ये मिला है पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 की क्रिया किससे कराओगे अगले स्टेप में? तो इसकी करानी है आपको क्लोरीन के साथ। तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो ये क्या मिल गया? तो ये मिल गया हमें पोटेशियम
पोटेशियम परमैंगनेट। और साथ में क्या मिलेगा, अब आपको इधर के तो है, ठीक है, पर यहाँ के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ Cl कितने हैं, 2, तो आ जाएगा साथ में KCl। ठीक है, KCl भी आ गया और ये भी आ गया। अब यहाँ आपको दिख रहा है Cl कितने हैं, 2 हैं, तो इससे संतुलित कैसे करोगे, तो इधर के भी आ जाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ हमारे Cl तो हो चुके हैं बैलेंस। अब आप यहाँ देखो, इधर पोटेशियम तो आ गए 2 और एक 3, और इधर पोटेशियम है 2, तो अगर हम इसे 2 कर दें तो ये कितने हो गए, तो इधर हो गए हमारे 4 पोटेशियम और इधर हो गए 3, तो इसे भी कर दें 2। तो ये अभिक्रिया है पोटेशियम परमैंगनेट की। इसमें 2 स्टेप होते हैं, तो इसमें पहले तो बनता है K2MnO4 और फिर इस K2MnO4 का रासायनिक ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो हमें मिल जाता है KMnO4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्या पूछा गया था, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, मतलब इनसे किस प्रकार अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया के लिए आपको आयनिक समीकरण देनी है। आयनिक समीकरण का मतलब आपको उसे प्लस और माइनस में तोड़ देना है, और जैसे ऑप्शन 1 में दे रखा था कि H2S से आयनिक समीकरण देनी है इसकी, तो H2S को प्लस और माइनस में तोड़ दो, तो H पर तो होता है प्लस का चार्ज, और जबकि S पर होता है -2 का चार्ज। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि H पर होता है प्लस का चार्ज और S पर होता है -2 चार्ज, और H कितने हैं, 2 हैं, तो इसके आगे लगा दिया 2। तो अब ये H2S का तो आयनिक रूप निकल गया। अब निकालेंगे KMnO4 को आयनिक रूप में कैसे करेंगे, तो जो K है तो वो तो होता है प्लस, और जबकि MnO4 पर होता है माइनस। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि K पर होता है प्लस और MnO4 पर होता है माइनस। अब इनकी आयनिक समीकरण देनी है आपको, तो हम यहाँ लेंगे MnO4 माइनस। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से क्या निकला है, MnO4 माइनस, प्लस S लेंगे, S कितना है, 2 है माइनस। इसमें आपको याद रखना है कि इस K का कहीं भी यूज़ नहीं करना है, कि जो ये K दिया है इसका आपको कहीं भी यूज़ नहीं करना है, और प्लस अब यहाँ लेंगे हम H आयन। H पर है प्लस का चार्ज, H पर क्या है, प्लस का चार्ज है ना, तो H को ले लिया। अब इन तीनों की अभिक्रिया कराई तो एक तो मिलता है हमें Mn2+, आपको याद रखना है, एक तो मिलता है Mn2+, और दूसरा S ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब जो S है ये हमारा ऐसे ही मिल जाएगा इसमें, और प्लस H2O और प्लस H2O, मतलब इन तीनों से 3 ही उत्पाद इसमें बनेंगे, इन तीनों से ये 3 उत्पाद इसमें बनते हैं। ठीक है, अब जो ये MnO4 है, अब S2- है, तो ये हमारा सल्फाइड आयन क्या है, इसको कहते हैं सल्फाइड आयन। और ये आपसे बोला था कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, तो इसलिए आपको अम्ल तो ज़रूर लेना था, तो इसमें हमने अम्लीय माध्यम को ले लिया इस K+ की जगह, मतलब इसे ले लिया। ठीक है, तो जो ये सल्फाइड आयन है ये सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब कि जो ये सल्फाइड आयन होता है ये सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की H2S से आयनिक समीकरण कराते हैं तो जो ये सल्फाइड आयन है ये सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब इन्हें संतुलित करना है, तो इन्हें संतुलित इनके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से किया जाता है, तो वो अगर आप समझने बैठोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सीधा समझो कि इसमें MnO4 के आगे होता है 2, S के आगे होगा 5, ऐसे ही ये इधर S पे आ जाएगा 5। ठीक है, और Mn कितने, 2, तो इधर कर दो Mn 2। और H कितना, यहाँ H है यहाँ 16, H कितना है 16, तो इधर आ जाएगा 8 दूनी 16। आपको ये याद रखने होंगे, ये तो फिर आप खुद ही कर दोगे। तो ये थी H2S से क्रिया। अब थी Fe के साथ, है ना, अब इसमें Fe के साथ पूछी हो गई थी, तो Fe के साथ क्या होगी, तो यह है Fe2+, यानी फेरस आयन को Fe3+ फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ तो सल्फाइड आयन सल्फर में ऑक्सीकृत होता है, और अगर Fe के साथ क्रिया कराते हैं तो ये Fe2+ यानी फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो ये 2 चीज़ें तो ऐसी की ऐसी ही इसमें उतरेंगी। कैसे, एक तो MnO4- और एक तीसरा 16H आयन।
ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही उसमें उतरेंगे। आ गए ना इसमें। अब इसमें क्या है, अब इसमें लेंगे क्योंकि Fe के साथ करानी है, तो Fe के साथ करानी है तो यहाँ Fe2+ लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे Fe2+, और यहाँ S के आगे कितना था 5, तो Fe के आगे भी 5 होगा। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये ऐसे उतरा है, ये ऐसे उतरा है, बस इसमें S की जगह Fe2+ आ गया। अब इसे करा तो हमारा Mn2+ और H2O तो ऐसा ही बनेगा, Mn2+ और H2O, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, Fe2+ किस में ऑक्सीकृत होता है, तो ये Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। बस इसमें क्या याद रखना है आपको इसमें याद रखना है Fe के आगे 5 आएगा, और H2O कितने हो जाएंगे, 4 H2 होंगे। ये सब जो संतुलित हो रही है तो ये इनके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हो रही है, तो इसलिए अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी, पर आप इनको ऐसे ही देख लीजिए। अब इसमें तीसरा पूछा गया था आयन के साथ, तो आयोडाइड आयन लेंगे। इसमें जो आयन लेंगे, कौन सा आयन ले रहे हैं, तो इसमें हम आयोडाइड आयन लेंगे, जो कि होता है I- के साथ। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या काम करता है, ये I- आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो जैसे ऊपर किया था ऐसे ही इसमें ये दोनों तो उतरेंगे। एक तो है MnO4- था, और प्लस यहाँ बीच में क्या आएगा, बीच में है यहाँ I-, ठीक है, और प्लस ऊपर से क्या उतरेगा, 16H आयन ऐसा का ऐसे ही उतरेगा, और ये 2MnO4 भी ऐसा का ऐसे ही उतरेगा, ठीक है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा इसमें Mn2+ तो ऐसा ही बनेगा, और साथ में 2 आ जाएगा इसके आगे, और प्लस क्या होगा, बनेगा आयोडीन बनेगा I2, और प्लस H2O भी हमारा ऐसे आ जाएगा, H2O आ गया, तो यहाँ 8H2O आ जाएगा, जो कि ऊपर था सबसे ये वाला, ठीक है, ये आ गई ऐसी। अब इसमें आयोडीन को कितना लेंगे, यहाँ आयोडाइड आयन होगा 10, जो आयोडाइड आयन है उसको यहाँ इनसे कर देंगे दुगना, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5I2, यानी आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड आयन से। तो ये था क्वेश्चन नंबर चौथे का गैर, जो कि 3 नंबर का पूछा गया था। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है, और हाँ ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसमें सबसे पहले पूछा है क्वथनांक उन्नयन क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ये होती है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे ΔTB से दर्शाते हैं। पहले तो आप याद रखो, जैसे ये कोई क्या है, विलायक है, ठीक है, विलायक है, इसमें आप क्या घोल रहे हो, आप इसमें घोल रहे हो अवाष्पशील विलय, ठीक है, इसमें आपने अवाष्पशील विलय को घोला। तो जो विलायक था इसके क्वथनांक में क्या हो गई, तो इसके क्वथनांक में हो गई है वृद्धि, तो उसे ही, तो जो इसकी वृद्धि हुई है उसको ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसे ΔTB से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है ΔTB बराबर 1000 गुना KB गुना स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल W। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, तो ये 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब इसके संकेत भी आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं, कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको इसके संकेत भी पता है कि ये है क्या क्या। जैसे है, पहले है KB होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक कह लो, या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w होता है विलय का भार, स्मॉल m होता है विलय का अणुभार, और कैपिटल W होता है विलायक का भार, और ΔTB होता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया गया था, जो कि 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, अब हमें उस चीज को लिखना है यहाँ, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया है, तो आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है TB0, क्या दिया है, TB0 जो कि है 353.23 केल्विन। अब ये TB0 क्या है, तो ये है द्रव का क्वथनांक, इतना दे रखा है। अब आपको स्मॉल m दे रखा है 58 ग्राम प्रति मोल।
स्मॉल एम समझाया था, क्या है स्मॉल एम है विलय का अणुभार दे रखा है आपको इसमें 58 ग्राम प्रति मोल, मतलब कि मोलर द्रव्यमान हो गया। अब इसमें आपको दे रखा है स्मॉल डब्लू जो है 1.8 ग्राम और कैपिटल डब्लू दे रखा है इसमें 90 ग्राम। तो आपको इसमें विलायक का भार दे रखा है 90 ग्राम और आपको इसमें टीबी दे रखा है, कितना टीबी है 354.11 केल्विन। तो ये है विलयन का क्वथनांक। तो अब आपको सबसे पहले निकालना है इसमें डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी का सूत्र होता है टीबी माइनस टीबी नोट के। क्या होता है टीबी माइनस टीबी नोट के। और ये टीबी नोट क्या होता है, तो टीबी नोट है द्रव का क्वथनांक। टीबी नोट क्या है, टीबी नोट है द्रव का क्वथनांक और ये है किसका क्वथनांक, टीबी है इसमें विलयन का क्वथनांक, विलयन जो कि पूरा होता है। ठीक है, उसमें से हम किसको घटा देंगे, उसमें से हम द्रव के क्वथनांक को घटा देंगे। तो आ जाएगा डेल्टा टी बी बराबर, टी बी कितना है तो यह 354.11, इसमें से माइनस करना है 353.23, तो आ जाएगा हमारा 0.88 केल्विन। तो अब हमारे पास डेल्टा टी बी आ चुका है। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी आपसे पूछा है के बी का मान। तो पहले आप सूत्र करो, सूत्र है डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुना के बी गुना स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्लू। तो ये तो इसका सूत्र है। अभी हमारा डेल्टा टी बी का मान आया है 0.88 बराबर 1000 गुना के बी कितना दे रखा है, तो के बी हमसे पूछा है, स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है तो वो 1.8 है बटे स्मॉल एम कितना है तो ये हमारा 58 गुना कैपिटल डब्लू है 90। ठीक है, तो अब इसमें हमें के बी को निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो कि ये दशमलव हटाया तो इधर एक जीरो आ गई। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी हैं, तो ये आया 2 2 जा 4 2 9 जा 18 और ये आया हमारा कितना, और ये आया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 2 से ये कट गया, तो ये आया हमारा 10/29 गुना के बी के, है ना। और हमसे के बी का मान पूछा है, तो के बी बराबर हो जाएगा कितना, के बी बराबर ये तो के बी के साथ किसमें है गुना में, तो ये आ जाएगा इधर आके इसके नीचे। ठीक है, और ये इसके नीचे है तो ये आपस में गुना हो जाएंगे 0.88 गुना 29। तो जब इनकी आपस में गुना करी जाएगी तो आ जाएगा 25.52/10। तो के बी का मान आएगा इसमें 2.552 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर होगा। तो ये आंसर कैसा आया, क्योंकि इधर है 10 जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 1, मतलब एक स्थान ये आगे कूद जाएगा। तो इसीलिए इसमें हमसे के बी का मान ही पूछा था, जो कि आया है 2.552 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या पूछा गया था कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। CuSO4 के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो अब हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ये पूछा गया है। अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, जो कि 2 नंबर का पूछा गया है इसमें। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम में आपको ये पता होना चाहिए कि फैराडे ने 2 नियम दिए थे। तो सबसे पहले है प्रथम नियम। तो इसके पहले चित्र को समझते हैं। मान लो हमने एक विलयन में NaCl लवण को घोल दिया, मतलब ये क्या है, तो ये है एक विलयन, हमने इसमें NaCl लवण को घोल दिया। अब इस लवण के विलयन में 2 धातु की प्लेटें हैं। तो जो ये आपको दिख रही हैं, तो ये 2 धातु की प्लेटें हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश है जिसे कैथोड कहते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश है जिसे एनोड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका चित्र। अब आपको इसका प्रथम नियम लिखना है। क्या प्रथम नियम है, आप इसमें लिखोगे कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय, अब मतलब ये क्या होता है वैद्युत अपघटन, मतलब अपघटन का मतलब टूटना। तो जैसे ये NaCl है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो उसके समय मतलब वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर, तो जो ये इलेक्ट्रोड है इन पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा,
जो कि होती है W, उसमें प्रवाहित आवेश यानी Q की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी W अनुक्रमानुपाती होगी Q। बस सीधा यही इसका प्रथम नियम है। तो इसी चीज को बस इसमें लिख दिया गया है लैंग्वेज में कि जो W है वो अनुक्रमानुपाती है Q के। अब आपको पता है Q बराबर IT के होता है, तो इस Q की जगह IT को रख देंगे, और जब इसका अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक तो जरूर आएगा। तो इधर लेंगे हम Z स्थिरांक, जो कि है रासायनिक सेल स्थिरांक। तो सूत्र हो जाएगा W बराबर ZIT। क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र, तो वो होता है W बराबर ZIT। अब देखेंगे हम इसका द्वितीय नियम। तो बच्चों, इसके द्वितीय नियम में आपको इसके दो चित्र बनाने पड़ेंगे, बस ऐसे ही कर देना है ना। तो इसमें क्या होता है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, मतलब आपको याद रखना है कि जो इसका दूसरा नियम है उसमें I भी समान होता है और उसमें T भी समान होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पहली लाइन में यही बात बोली गई है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है, मतलब अलग अलग वैद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है। अब बच्चों, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सके, उन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। एक बार और सुनो कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सके, तो उन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि NaCl का टूटना, इसके जो जलीय विलयन है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर Na तो टूटता है प्लस में और Cl टूट जाता है माइनस में। तो इसका द्वितीय नियम है, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर, तो जो ये इलेक्ट्रोड है इन पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं, जो ये मुक्त हो रहे हैं पदार्थ, यानी इसमें एक ही नहीं है, इसमें है W1 और W2, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो इसमें तुल्यांकी भार होते हैं E1 और E2, तो इसका मतलब W1 E1 के समानुपाती है और W2 E2 के समानुपाती है, और जब इन्हें आपस में बराबर किया जाता है तो हो जाता है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2 के। तो ये है फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम देखते हैं इसमें जो न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब इसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कैथोड में अपचयन हो जाता है, मतलब कि जो कैथोड होता है उसमें अपचयन हो जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है CuSO4 के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप इसमें लिखोगे न्यूमेरिकल में सबसे पहले कैथोड पर, किस पर? तो इसमें आएगा कैथोड पर, और जब आएगा कैथोड पर तो इसका मतलब कि जो इसमें क्या है CuSO4 है, तो इसका लेना है आपको Cu, इस पर है 2+ का चार्ज, तो जो ये Cu है इस पर होता है 2+ का चार्ज। तो ये किस में है? तो ये है जलीय, एक्वस, AQ को बोला जाता है एक्वस यानी जलीय। इसको अपचयित करना है, तो इसको अपचयित कौन करता है? तो इसका अपचयन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि Cu2+ का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपचयन कर देंगे तो क्या होगा? तो जो ये Cu है, तो ये Cu एक्वस की जगह क्या आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस में। इसमें तो था ये कैसा? जलीय, और इसमें ये आ गया ठोस में। कब आया? जब इसका अपचयन किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? दूसरा इसमें दे रखी है धारा यानी I, कितना है? 2 एम्पियर की धारा है। दूसरा इसमें आपको दे रखा है समय, T दे रखा है 20 मिनट, इसे करना है आपको सेकंड में। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो कर देंगे 20 गुना 60 के, तो आ जाएगा 1200 सेकंड होंगे, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? इसमें आपसे पूछा है कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर का द्रव्यमान पूछा गया है। तो अब इसके लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है W बराबर E इंटू IT बटे 96,500। क्या सूत्र है? तो सूत्र है W बराबर EIT बटे 96,500। और E क्या है? E है रासायनिक तुल्यांक। E क्या है? E होता है इसमें रासायनिक तुल्यांक।
अब ई क्या होता है? ई का मतलब है कि धातु का परमाणु क्रमांक। एक तो होता है धातु का परमाणु क्रमांक, जैसे इसमें किसका परमाणु क्रमांक लेंगे, तो जिसका पूछा गया, तो इसमें क्या धातु है, तो इसमें हमसे कॉपर का पूछा गया, तो हम इसमें कॉपर का ही परमाणु क्रमांक लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 63। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 63 बटे क्या होता है इसमें? इसमें है धन आयनों को अपचयित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है उसको लिख देना है नीचे। ठीक है, तो ये ई का सूत्र होता है। मतलब धनायन यहाँ आपको दिख रहा है Cu2+, और जब इसको अपचयित कितने इलेक्ट्रॉन से किया था, तो इसका अपचयन 2 इलेक्ट्रॉन से किया था। ठीक है, तो ई क्या होगा? ई हो जाएगा परमाणु क्रमांक कितना? 63, और कितने इलेक्ट्रॉन से किया था? 2 से। तो ई का मान तो ये है। अब इस सूत्र में हम रख देंगे, तो आ जाएगा W बराबर 63 बटे 2, तो ऐसे ही लिख दिया गुना। अब क्या है सूत्र में? आई दे रखी है हमें कितनी, तो आई है 2 इंटू टी कितना था? टी था 1200 सेकेंड, और बटे में 96,500। तो इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, और जब इसकी इसमें गुना करी तो आया 756, यानी 63 की 12 में गुना करने पर आया 756, और नीचे क्या है? नीचे है 965। तो जब इसे आपस में डिवाइड किया तो आया 0.783 ग्राम। आपसे क्या पूछा था? आपसे कॉपर का द्रव्यमान पूछा था, तो कॉपर का द्रव्यमान है W, यानी 0.783 ग्राम। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल 4 नंबर का पूछा गया था। तो ये किससे पूछा गया? तो ये पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो उसका सूत्र क्या है? इससे अधिकतर जो न्यूमेरिकल है पूछे जाते हैं, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है वेग स्थिरांक। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है K बराबर 2.303 बटे 3 T log बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। ए क्या है? तो ए होता है यहाँ हमारी प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स होता है टी समय के बाद सांद्रता। ठीक है, तो अब इसमें आपके होने हैं 2 केस। एक केस तो इधर से लेकर इधर तक है, और दूसरा केस ये है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे केस नंबर 1, यानी केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है आपको? एक तो दे रखा है 10 मिनट, यानी टी का मान दे रखा है। दूसरा दे रखा है 20% पूर्ण होती है, मतलब पूरी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ खुद का 100% होती है, कोई भी चीज़ खुद का 100% है पहले, है ना, प्रारंभिक में इतनी है, और जब वो 20% पूर्ण हो गई तो वो फिर बाद में कितनी हो गई, मतलब ए कितना है? 100% है, तो इसे हम अगर 100 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इधर क्या दे रखा है? 20% दे रखा है, तो इसे अगर हम 20 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ प्रारंभिक सांद्रता। क्या लिखोगे? प्रारंभिक सांद्रता। तो इसमें प्रारंभिक सांद्रता आपको पता है कितनी होती है? 100 होती है, मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ खुद का 100% होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी? 100। तो ये स्मॉल ए का मान है 100। ठीक है, अब आगे दी गई है हमें कि टी समय के बाद सांद्रता, टी समय के बाद सांद्रता, टी समय के बाद की सांद्रता है, टी समय के बाद सांद्रता होगी ए माइनस एक्स। क्या होगी? ए माइनस एक्स, मतलब ए है 100, उसमें से एक्स को कर दो, घटा दो, तो आ जाएगी कितनी? 80। आगे ना 80। अब क्या होगा? अब इसके सूत्र में इसे रख दो, के बराबर 2.303 बटे 10 के, क्योंकि टी का मान दे रखा है 10, log बेस 10, ए का मान है 100 बटे ए माइनस एक्स आ गया 80, तो 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि log m बटे n मैथ में जो होता है, मतलब कि गणित में
log m बटे n का सूत्र होता है log m माइनस log n के, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। तो ऐसे ही इसमें होगा कि k बराबर 2.303 बटे 10 log 10 माइनस log 8 के। ठीक है, आ गया ना? ठीक है, अब आपको इसका मान भी पता होना चाहिए कि log 10 का मान होता है 1 और 8 इससे कम है ना, तो वो होगा उसमें दशमलव में, तो आ जाएगा 0.9030। आपको ये दोनों मान पता होने चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 10 के, और इसका मान कितना 1 माइनस इसका 0.9030। अब इसको इससे जब माइनस कर देंगे 0.9030 से तो कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.097 के। ठीक है, तो हो जाएगा के बराबर 2.303 और गुना 0.097 बटे 10 के। ठीक है, तो ये तो है केस 1, इसे कर लेंगे समीकरण 1। अब दे रखा है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या क्या है? केस सेकंड में आपसे क्या पूछा और क्या दिया है? तो आपको दिया है उसके 75% पूर्ण होने में, मतलब 75% उसके पूर्ण हो गए। जैसे यहाँ दे रखा था ये x, तो ये भी x ही है, तो a माइनस एक्स कर देंगे। होने में लगने वाले समय की गणना करनी है। इसमें आपसे t का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? t का। तो t बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और a आपको पता ही है 100 होती है, और a माइनस एक्स यानी t समय के बाद होगी सांद्रता 100 माइनस 75, तो आ जाएगी 25। अब इस सूत्र में लगा दो k बराबर 2.303 बटे t और log बेस 10। पहले ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है a, तो आ जाएगा 100, नीचे होता है a माइनस एक्स यानी आ जाएगा इसमें 25 चौके 100। तो इसमें आपको log 4 का मान पता होना चाहिए, जो कि होता है 0.6020। क्या होता है log 4 का मान? 0.6020। अब अगर आपको इनके मान याद नहीं हो रहे तो अलग से एक पेज पर लिखकर अपनी उस पर रख लो मेज पर, और रोज भी अगर इन्हें एक बार सिर्फ देखोगे तो भी आपको ये अच्छे से एग्जाम तक याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो के बराबर है 2.303 बटे टी गुना ये कितना आया है log 4 का मान 0.6020। अब समीकरण ये हो गई दूसरी। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक थी हमारी 2.303 गुना 0.097 और बटे में 10 बराबर दूसरी हमारी ये 2.303 गुना 0.6020 और बटे में टी। ठीक है, इससे तो ये कट गया क्योंकि ये सेम है। अब इसमें हमें t का मान निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा हमारा 0. देखो इसकी इससे गुना इसकी इससे गुना, तो आ जाएगा 0.6020 में गुना हो जाएगी 10 की, और ये t के साथ गुना में है तो ये आ जाएगा नीचे 0.097। यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3, तो एक जीरो आ गई। यहाँ दशमलव से दशमलव हट गया, 0 से 0 हट गई, तो यहाँ बचा 602 बटे 97। कितना बचा? तो ये बचा हमारा 602 बटे 97। तो अगर 602 को 97 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 62.06 मिनट। कितना आएगा? 62.06 मिनट। अभी आपको ये न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लग रहे हैं, पर अगर आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको उतने ही आसान लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।